सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका जो व्यवहार है, उनकी जो प्रॉपर्टी हैं, वो कैसे काम करते हैं, और कुछ ऐसी डिवाइसेस, कुछ ऐसी युक्तियाँ जो उनसे मिलकर बनी हैं इस चैप्टर के अंदर। और दूसरा होता है सरल परिपथ, यानी उनका जो सिंपल सर्किट बनता है, जिसमें धारा दिखाई जाती है, जिसमें वोल्टता दिखाई जाती है, जिसमें प्रतिरोध दिखाए जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है, भाई इससे पहले सेमीकंडक्टर से पहले की जो कहानी है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये कहानी दरअसल लगभग 1900 से अगर देखें 1948 तक एक चीज़ यहाँ इस्तेमाल होती गई जिसे कहते हैं वाल्व। यानी पहले वाल्व इस्तेमाल हुआ करते थे। ठीक, वाल्व क्या था इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है या अर्धचालक जो है, सॉलिड जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, सॉलिड स्टेट में जब आ गया, ठोस बन गया जब, तो उसका वाल्व में या वॉल को या वाल्व के सिस्टम को उस पर कैसे लाया गया, वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ थी और ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात है, हमने वॉल बनाई, वॉल बनी, वॉल की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो सबसे पहली चीज़ आती है, हम भूमिका में ये जानना चाहते हैं कि भाई पिछली कहानी क्या है, इस वॉल्व की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे पास एक करंट, एक वोल्टता बन गई थी जिसे हम कहा करते थे एसी, और आज भी कहते हैं इसको एसी। ठीक, यानी ये थी ऑल्टरनेटिंग करंट, ये बन चुकी थी, ऑल्टरनेटिंग करंट बन चुकी थी, बल्ब बन चुके थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो यहाँ पर क्या था कि सूचना, यानी इंफॉर्मेशन को भेजना और इसको संरक्षित करना, ये दो समस्याएं बनी हुई थी। ये एसी में नहीं हो सकता था। ठीक, क्योंकि इसके लिए सूचनाएं भेजने के लिए भी ज़रूरी था कि सूचना को संरक्षित करके ही भेजा जाएगा। तो यहाँ पर जनरली जो चीज़ इस्तेमाल हुई वो सबसे पहले क्या इस्तेमाल हुई, सबसे पहले इस्तेमाल हुआ टेलीफोन। टेलीफोन आप जानते होंगे, देखो यार टेलीफोन, ठीक, ये था टेलीफोन, इस तरह का टेलीफोन देखा होगा। ठीक, तो ये जो चीज़ें थी ये नहीं चल सकती थी एसी पर, ये एसी पे नहीं चल सकता था। और मान लीजिए कोई डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करके रखना है, कोई डिजिटल डाटा हमें रिकॉर्ड करके रखना है, किसी फॉर्म में रखना है, तो दैट इज़ कि वो इस पर स्टोर नहीं हो सकता था। तो उसी चीज़ को स्टोर करने में, सूचनाओं को ले जाने में या जानकारियों को इकट्ठा करके रखने में, है ना, तब ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर एक चीज़ बनाई गई, वॉल्व। ठीक, वॉल्व में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि यह सूचनाओं को इकट्ठा करे, सूचनाओं को स्टोर करे और किसी को दे सकता है, ले सकता है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर आया मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय मैग्नेटिक टेप आया। तो मैग्नेटिक टेप में इन सूचनाओं को इकट्ठा भी किया जा सका, जिसका आज की तारीख में उदाहरण है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क द मैग्नेटिक टेप, उसमें मैग्नेटिक टेप जैसा मटेरियल होता है। पहले टेप रिकॉर्डर में आपने कैसेट देखी होंगी, से मैग्नेटिक टेप बोल देते हैं उसको। तो ये क्या था कि ये बॉल किस तरह की थी, पहले इसको समझना ज़रूरी है। इस बॉल में निर्वात हुआ करता था, निर्वात। बहुत धीरे धीरे बनाना है इस चीज़ को, क्योंकि चैप्टर बड़ा प्यारा, बड़ी कहानी टाइप है। इसमें एक एनोड होता था और एक कैथोड होता था। ठीक, कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते थे और वह इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ चलते थे। क्योंकि ये प्रयोग पहले हो चुके थे, आप जानते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव में और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों में कैथोड रेज बनाया गया, परमाणु की खोज में रदरफोर्ड ने बनाया, ये पहले हो चुका था। तो इसके आधार पर करना आसान था। लेकिन इसमें एक बात थी कि भाई यहाँ पर जो खर्चा था इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करके चलाने का, जो खर्चा था यहाँ पर, वो लगभग 100 वोल्ट का था। अगर इस डिवाइस को चलाना चाहते हैं तो लगभग 100 वोल्ट का था, यानी इसमें वोल्ट बहुत ज़्यादा लग रहे थे। एक ये चीज़ थी। एक चूंकि एक कांच की नली का थी, जनरली क्या था, ये कांच की ट्यूब थी, तो ये बहुत सुरक्षित भी नहीं थी। और दूसरी, ये आकार में भी बड़ी थी, इसका आकार भी अधिक था। पुराने रेडियो कहीं मिल जाएं, ट्रांजिस्टर देखना, इतने बड़े बड़े पुराने रेडियो होते हैं, उसमें अंदर देखेंगे कांच की बड़ी बड़ी लंबी लंबी ट्यूब लगी होती हैं।
ठीक, तो इसका आकार भी अधिक था और ये कोई बहुत लंबे समय तक काम करने वाली चीज़ भी नहीं थी, यानी इसकी उम्र भी कम थी। निर्वात क्यों रखा गया? निर्वात में कारण ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वह हवा से या इसमें कांच की नली में कुछ भरा हो, उसके परमाणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जाएं खो देते हैं। तो ये जो इस तरह की व्यवस्था थी, दरअसल ये सारी की सारी व्यवस्था थी कि इसमें जो करंट पास होता है, इसमें जो करंट पास होता है, इस करंट को नियंत्रित करने के लिए ही ये सारी व्यवस्था थी। क्योंकि अगर हम इस करंट को नियंत्रित कर लें तो नियंत्रित की हुई धारा पर हम बड़ी आसानी से चीज़ों को संरक्षित कर सकते हैं। सारा का सारा मामला इस धारा के नियंत्रण पर है। अब ये था वाल्व, ठीक, इसे बोल देते थे डायोड वाल्व। इसमें 2 इलेक्ट्रोड थे तो इसका नाम था एक इलेक्ट्रोड, ये इसे कह देते थे डायोड वाल्व, ठीक, डाइपोलर जंक्शन या डाइपोल या डाइपोलर बोल देते थे इसको। इसके बाद आया, इसी में था फिर दूसरा एक हमारे पास बाइपोलर जंक्शन, जिसमें 3 चीज़ें हुआ करती थी। एक ग्रिड था, एक प्लेट थी और एक कैथोड था। उसमें ये 3 चीज़ें हुआ करती थी। उसमें क्या था? एक प्लेट जिस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक कैथोड, ये था मान लीजिए कैथोड, और ये था प्लेट या एनोड, और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएंगे, इसे कहते थे ग्रिड। ये ग्रिड था, ठीक, और ये एक परिपथ में जुड़े हुए होते थे। किसी परिपथ में लगा दें, इसको ग्रिड को लगा दें, यानी इनके परिपथ बना दें। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना, लोग परिपथ बना देता हूँ, ये इस तरीके से इनके परिपथ हुआ करते थे। परिपथ में जोड़ दिया, ये जो है यहाँ कोई बैटरी लगा दी ऐसे, यहाँ भी एक बैटरी लगा दी ऐसे, यहाँ, ठीक। तो ये ग्रिड बीच में लगा होता था जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता था। ये भी एक कांच की ट्यूब के अंदर ही होता था। ये कहानी 1948 तक चलती रही। 1948 तक ये चलता रहा। विज्ञान की खोज इसी बात पर चलती रही, इसी पर इंस्ट्रूमेंट यानी आपके यंत्र जो हैं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, ये वो सब इसी पर बनते रहे। 1930 में ये कंसेप्ट आया। 1930 में ये कंसेप्ट आया, पहली बार ये सोच आई, ये विचार आया कि जो चीज़ है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, दरअसल वह है कुछ सॉलिड ठोस पदार्थों में भी किया जा सकता है। यानी यहाँ पर एक कहानी आई कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हम चाहते हैं, यह ठोस पदार्थों में भी हो सकता है, ये कहानी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि याद करोगे, में भी हो सकता है। ये स्टोरी है, क्योंकि भूमि का है तो इसमें हम इसी चीज़ को पकड़ेंगे। अब यहाँ पदार्थों की बात आई, पदार्थों के गुणों की बात आई कि भाई ठोस पदार्थों में हो सकता है, तो कैसे हो सकती है ये चीज़। तो इसमें हमारे पास 3 तरह के पदार्थ देखने में आए। एक थे चालक जिनमें धारा पूरी तरह बहती थी। एक थे अचालक जिनमें कुछ नहीं होता था, ठीक। एक थे वृक्ष वाले अर्धचालक। कुछ ऐसे भी थे जिनमें धारा कुछ शर्तों पर बह जाती है, यानी कंट्रोल हो जाती है। तो यानी अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, गिन गिन के इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, हम एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। मान लीजिए कैलकुलेटर क्या है? कैलकुलेटर द नंबर ऑफ सिग्नल को गिनता है वो। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने आते हैं जाते हैं करंट में, वो बड़ी सीमित है, उसको बहुत गिन के रखना पड़ता है। सिग्नल गिनने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को कंट्रोल में रखना पड़ता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इतने इलेक्ट्रॉन तो इतने सिग्नल, इससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन करंट होने ना होने से, हम आगे वाले चैप्टर में ये बात भी पढ़ेंगे कि सिग्नल कैसे डेवलप होता है, ठीक। लेकिन दैट इज कंट्रोल जितना अच्छा हो जाए उतना अच्छे से सिग्नल को मैनेज किया जा सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी ये चीज़ आ गई साहब, ये अर्धचालक जो है हमारे काम का है। क्यों? क्योंकि अचालक में तो अचालक या कुचालक है ना, अचालक कहते हैं, इसे कुचालक भी बोल देते हैं, है ना। अचालक या कुचालक में तो धारा बहती ही नहीं है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो धारा बहाएं, और इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कुल मिला के यहाँ पर एक चीज़ आई अर्धचालक, ठीक। अर्धचालक में पहले रेडियो
जो सूचनाएं होती थी, रेडियो संसूचन जो होता था, उसमें पहले लेड सल्फाइड की प्लेट का इस्तेमाल किया भी गया। ये लेड सल्फाइड की प्लेट है जिसमें संकेतों को, रेडियो संकेतों को संसूचित करने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया गया। तो लेड सल्फाइड का पहले जो कि इस्तेमाल हुआ है, तो इससे एक और जानकारी आएगी यार, इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ पदार्थ ऐसे बन सकते हैं, ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिनमें ये चीज़ काम कर जाएगी। अब इसके बाद मामला आगे बढ़ता गया धीरे धीरे और ये सब कुछ चलता गया। अब यहाँ एक जानकारी ये आई कि साहब इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम उनके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ में कंट्रोल कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। निर्वात नली में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को नियंत्रित करने का या इलेक्ट्रॉन की चाल को नियंत्रित करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ ये विभव है, ये जो विभवांतर है ये है केवल, और कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा भाई अर्धचालक अगर कोई है, अगर कोई चीज़ अर्धचालक है या कोई पदार्थ है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करने के 3 रास्ते हो सकते हैं। ताप बढ़ाएं, ताप बढ़ा सकते हैं उसमें, और एक ये है ही तुम्हारा विभव, विभव दे दें, ठीक। और एक हम इस पर विकिरण डाल दें, क्योंकि ये प्रयोग हो चुका है। विकिरण की बात करें तो विकिरण से भी ये हो सकता है, ठीक। ये भी बात आई कि साहब इन चीज़ों से ये हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ताप की संभावना बढ़ी, विभव की बढ़ी और विकिरण की बढ़ी। अब अर्धचालकों में कहा साहब यहाँ पे कोई फलन है विभव का, विभव से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो फलन है विभव का, कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दैट इज़ की इलेक्ट्रॉन तो ये उत्सर्जित करेगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा, या इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने वाली कोई प्लेट होगी जो विभव के आधार पर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगी। लेकिन इन्होंने कहा कि साहब यहाँ पर ताप का और विभव का फलन बनाया जा सकता है, यानी ताप कितने कितने पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। और फिर सामान्य ताप पर, सामान्य ताप जैसे हमारा होता है 25 डिग्री सेल्सियस का सामान्य ताप होता है, ठीक, उस पर हम किसी भी पदार्थ में अपनी मर्जी के इलेक्ट्रॉन गिनकर उसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं और उसमें धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बात, यानी 3 चीज़ों से पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात, फिर इसमें जो अर्धचालक बने, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करने की एक नई युक्ति इन्होंने निकाली कि साहब इसमें हम कुछ मिक्सिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिक्सिंग कर सकते हैं। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जिनके पास हैं, कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, हम उनके मिक्सिंग कर सकते हैं। तो कम करने के लिए भी मिक्सिंग कर सकते हैं, ज़्यादा करने के लिए भी मिक्सिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर सॉलिड आ जाए, अर्धचालक आ जाए, ठोस अवस्था में आ जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसकी उम्र लंबी होगी, इसकी उम्र लंबी होगी, या ये ज़्यादा चलेगा, कम ऊर्जा में ही काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितनी ऊर्जा लगी है, कितना वोल्ट लगा है, 1 वोल्ट, मतलब 100 वोल्ट लगा है। कह रहा ये बहुत कम ऊर्जा में काम चल जाएगा। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, आप देखते हैं मोबाइल की बैटरी कितने वोल्ट की होती है, 3.5 वोल्ट की होती है, जनरली 3.5 वोल्ट की बैटरी होती है। तो कुल मिला के कैलकुलेटर में कितनी सी बैटरी होती है, रिमोट में छोटा सेल होता है। तो कुल मिला के ये बात आ गई कि बहुत कम ऊर्जा में ये काम चलेगा। तो उम्र लंबी हो गई, ऊर्जा का खर्चा कम हो गया। दूसरी बात, यह आकार में छोटा होगा, इसका साइज छोटा होगा। आपने एक चीज़ छोड़ी होगी, सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन चिप सुना होगा आपने, सॉलिड स्टेट ड्राइव, अब आता है लैपटॉप में नई चीज़ें आ गई, SSD, मोबाइल में लगने वाली छोटी सी चिप देखी होगी आपने। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि डाटा बहुत सारा स्टोर हो सकता है और आकार में छोटी हैं। अब देखिए मोबाइल का आकार कोई बहुत बड़ा थोड़ी होता है, मोबाइल को देखें तो पतली ही चीज़ है, मोबाइल इतना सा मोबाइल होता है, कितना कुछ होता है उसके अंदर। लैपटॉप को देखेंगे, कैमरे को देखेंगे, तो सारी चीज़ें हैं जिसमें कि अब ये चीज़ बहुत छोटे में आ सकती है। अब हम एक लैपटॉप बनाएं और इस वॉल सिस्टम पर बनाएं, हम एक लैपटॉप बनाएं और इस वॉल सिस्टम पर बनाएं, तो एक लैपटॉप शायद बहुत बड़े घर में, कमरे में भी नहीं बन पाएगा। और हुआ भी यही था कि पहली बार जब कैलकुलेटर बनाया गया था पूरे घर में बनाया गया था वो,
और उसमें जो गणनाएं या सूचनाएं आई थी वो कई घंटे बाद जाके आई थी, यानी उसमें प्लस प्लस किया गया तो कई घंटे बाद जाके आया रिजल्ट। तो दैट इज कि ये चीज़ जो है महंगी है, आकार में बड़ी है, सुरक्षित नहीं है, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये चीज़ें सब चीज़ों में, यानी टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई। तो यहाँ पर नई चीज़ का जन्म हुआ, दैट इज अर्धचालक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अगली क्लास में, भूमिका हो गई और अब हम अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम इन तीनों चीज़ों में भेद करेंगे कि भाई ये चालक क्यों है, ये अर्धचालक क्यों है, इसकी चालकता कैसी है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाएंगे, इसकी संरचनाएं कैसी होंगी, ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। इस क्लास में हमने सिर्फ एक कहानी बनाई कि भाई चीज़ें से चीज़ें जो है बन के आई, और 1930 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 1948 तक ये वाल्व इस्तेमाल में लाया जाता रहा। जबकि पुरानी टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर आप रेडियो खरीदेंगे, ट्रांजिस्टर खरीदेंगे, तो सामान्यतः क्या होता है कि ये नई टेक्नोलॉजी सब तक नहीं पहुंचती है। तो रेडियो बिकाया 1980 तक, ये वाल्व वाला रेडियो 1980 तक बिका है लगभग, कि पुरानी टेक्नोलॉजी से बनता रहा, बिकता रहा। बट दैट इज जो दुनिया में चल रहा है, जो समाज में चल रहा है, टेक्नोलॉजी उससे बहुत आगे चल रही होती है। टेक्नोलॉजी में हम कंप्यूटर चला रहे हैं, ये चीज़ चला रहे हैं, लेकिन जब जहाँ रिसर्च चल रही होती है, जहाँ खोज चल रही होती है, वो हमसे 20-30 साल एडवांस चल रही होती है। यानी ये सब 10-20 साल पहले एक्सपेरिमेंटली हुआ होगा, तब जाके हमारे सामने आया है। तो कुल मिलाकर 1980 तक वाल्व बाजार में बिकता रहा, इस पर बने हुए रेडियो बिकते रहे, इस पर बने हुए सामान बिकते रहे। और देखिए शुरुआत हो गई कब इसकी, शुरुआत प्रैक्टिकली इसकी शुरुआत ये 1948 से ही बदलना शुरू हो गया। इसका एक ऑल्टरनेटिव आ गया, दिस इज अर्धचालक। तो कुल मिला के अब यहाँ चलेगा आगे हमारा प्रोग्राम कि अर्धचालक क्या है, उसकी संरचना कैसी है, पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक, अब चलेंगे अगली क्लास में। ओके, आगे अपने क्लास में, पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि भाई हमें शुरू करना क्या था, अर्धचालकों के बारे में, और हमें यहाँ ये फर्क बताना था कि साहब चालक कौन है, अर्धचालक कौन है, इसका फैसला हम कैसे करेंगे। तो इसी से हम शुरू करते हैं, और ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा। चलते हैं, अब देखते हैं कि साहब आगे का मामला कहाँ पहुँचता है। भूमिका के बाद हम लोग ले रहे हैं धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण। ठीक, धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण, यानी धातुओं में, चालकों में, अर्धचालकों में क्या फ़र्क है, ये है 14(2). ठीक, यानी वही आ गई चालक, अर्धचालक, ठीक, और कुचालक या अचालक। कुचालक लिख देते हैं या अचालक लिख देते हैं, जो भी लिखना चाहो। ठीक, विद्युत रोधी ये भी लिख देते हैं, इसको लिखते हैं विद्युत रोधी, ऐसा भी लिख देते हैं, विद्युत रोधी ऐसे लिख देते हैं इसको। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर अंग्रेजी में बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, ये बात जो है। अब यहाँ देखिए, ये सबसे पहली चीज़ आती है कि मान लीजिए हम कोई पदार्थ ले लेते हैं, हम कोई पदार्थ लेते हैं, किसी पदार्थ के अंदर हम क्या देखते हैं, कोई पदार्थ हमने ले लिया, मान लीजिए, देखिए ये थोड़ा सा हमें समझना होगा, क्योंकि हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो बात हमारी बन जाएगी। अब जैसे मान लीजिए इसको लिख दूँ मैं, ये जो पदार्थ है इसको मैं लिख देता हूँ कि भाई ये जो है ये चालक है, और ये विद्युत रोधी है। ये पदार्थ है विद्युत रोधी।
चैप्टर बड़ा कूल माइंड चैप्टर, आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ते रहो, ठीक। और ये है अर्धचालक। ठीक, यानी सेमी कंडक्टर। कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। हालांकि सेमी कंडक्टर कौन कौन है वो प्रकृति में वो देख लिया जाएगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, सबसे पहले इनमें यहाँ पर अगर देखें इधर को, सबसे पहले होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में ये देखी जाती है, एकांक आयतन में। तो यहाँ पे होती है संख्या 10 की पावर 28 के आसपास प्रति घन मीटर। तो लिख देते हैं प्रति घन मीटर, ऐसे लिख देते हैं क्यूबिक मीटर, प्रति घन मीटर। ठीक, या अपॉन में करके कर दें, ऐसे लिख दें तो ऐसे भी लिख देंगे, देखो ऐसे लिख देते हैं, पर क्यूबिक मीटर ऐसे लिख देते हैं। यानी 1 घन मीटर आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ ये संख्या विद्युत रोधी में 10 की पावर 10 से कम या 10 की पावर 10 तक होती है, से कम। ठीक, प्रति घन मीटर से कम, ठीक करके लिख देता हूँ, 10 की पावर 10 प्रति घन मीटर से कम। ठीक, यहाँ पर ये संख्या 10 की पावर 15, मोटा मोटा लिख देता हूँ, प्रति घन मीटर लगभग। तो यहाँ पर विद्युत चालन होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरपूर है, बड़ी आसानी से विद्युत करंट पास हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की पावर 10 प्रति घन है और उससे भी कम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बीच का रास्ता है, यहाँ पर बीच का रास्ता है। कहता है यहाँ पर चालकता में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि इनकी चालकता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यानी चालकता में परिवर्तन किया जा सकता है, चालकता बढ़ाई जा सकती है, चालकता घटाई जा सकती है, चालकता में परिवर्तन किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक, इसी चीज को प्रतिरोधकता के आधार पर भी लिख सकते हो, इसी चीज को चालकता के आधार पर भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे चालकता लिखूंगा, देखो इसी रेंज में मैं चालकता लिख दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो चालकता की बात अगर मैं करूँ तो चालकता लिख दूंगा मैं यहाँ पे, इसी रेंज में लिखूंगा मैं जिस रेंज में मैंने ये लिखा है। यहाँ पे लिखता हूँ चालकता, यानी प्रतिरोधकता का उल्टा अगर कहें। ठीक, चालकता 10 की पावर माइनस 10 की पावर 2 में 10 की पावर 8 तक ये होती है। इसके बाद पहले वाले की चालकता कितनी लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 तक, 10 की पावर 2 से ओम मीटर से 10 की पावर 8 ओम मीटर तक, ऐसे देखो। अर्धचालक में जाएंगे 10 की पावर 5 से 10 की पावर माइनस, ये हम लिख रहे हैं अर्धचालक में चालकता, है ना, 10 की पावर 5 से 10 की पावर माइनस 6 तक, 10 की पावर 5 से 10 की पावर माइनस 6 तक ये होती है। ओम मीटर में मैंने लिखा है ये एस एम है ना, तो ये तो अलग मात्रक जो है मुझे ठीक करके लिखना चाहिए ना। ओम मीटर है, 10 की पावर 2 से इसकी 8 तक ये एस मीटर इनवर्स, ऐसे लिखते हैं इसको। और इसमें 10 की पावर 5 से 10 की पावर माइनस 6 एस मीटर इनवर्स। ठीक, और विद्युत रोधी में ये बहुत ही कम होगी, 10 की पावर माइनस 11 से 10 की पावर माइनस 19, ये ऐसे आ जाती है। ठीक है,
तो मेन जो चीज़ है जो हमें समझनी है, मान देखिए ये चीज़ हम याद नहीं रखते हैं, ये चीज़ हमारे याद नहीं रहती, ये बेसिक नहीं बनता हमारा इससे। ये लिख रहा हूँ ना, ये हमें याद नहीं रहती, हमें ये याद रखना चाहिए, यही हमारे काम की चीज़ है। और इसमें भी हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई मैटर नहीं करता, ये तो भूल जाते हैं हम। हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये वाली चालकों में इतनी है और इसमें इतनी है, यानी लगभग आधी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और घटाई जा सकती है, तो फोकस इस बात पर होता है, यहाँ पर होता है। ठीक, अब ये जो अर्धचालक है ये कौन कौन से हैं, अर्धचालकों का अगर वर्गीकरण करें तो कौन कौन से अर्धचालक हैं, तो कुछ हैं एलिमेंटल यानी तात्विक फॉर्म में, कुछ हैं यौगिक फॉर्म में। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अर्धचालक को लेंगे। यानी अर्धचालकों में दो बातें आ गई, बड़ा थ्योरेटिकल सा चैप्टर है ये। ठीक, अर्धचालकों में दो बातें आ गई, एक हो गए तत्व यानी एलिमेंटल, एक हो गए यौगिक। अब कुछ तत्व और कुछ यौगिकों के बारे में लिखूंगा मैं, यहाँ पे नाम लिख के दूंगा, बताऊंगा मैं। देखिए, तात्विक अर्धचालक, तात्विक में जो है आपका है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, और यौगिक अर्धचालक में दो तरह के हैं, एक है कार्बनिक और एक है अकार्बनिक। अकार्बनिक है ना, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है ना। अब इसमें जो कार्बनिक हैं वो मैं यहाँ लिखूंगा एक एक करके ऐसे, और जो कार्बनिक हैं वो मैं यहाँ लिखूंगा एक एक करके ऐसे। ठीक, कुछ नाम हमें देने चाहिए, याद रहेंगे। ठीक है, अब इनके नाम लिखेंगे। अकार्बनिक में है CDS, GAS, CDE, SE और इंडियम फास्फोरस के, ये कुछ एलॉय हैं, अपरूपक जिसे कह देते हैं, है ना। तो पहला लिख देते हैं अकार्बनिक, है ना, ये अकार्बनिक लिखता हूँ पहले, अकार्बनिक लगा देता हूँ, लो देखो ऐसे, है ना। इसमें है CDS यानी कैडमियम सल्फाइड, दूसरा है गैल्मियम आर्सेनिक का मिक्सर है, दूसरा है CDSE और एक और है इंडियम फास्फोरस को के नाम से जाना गया, ये है। ठीक, कार्बनिक में एंथ्रासीन, मादित, थैलोसियानिस, यानी इसमें है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का सूत्र देखना चाहो गूगल पे सर्च करके मिल जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एंथ्रासीन का सूत्र आसानी से मिल जाएगा। दूसरा है थैलोसियानिस, थैलोसियानिस, थैलोसियानिस आदि। कार्बनिक बहुलक में है पॉलीपायरॉल, कार्बनिक बहुलक में क्या है ये भी देखो, पॉलीपायरॉल एक ये है, एक लिखा है पॉलीएनिलीन, ये भी बड़ी बढ़िया चीज़ है, पॉलीएनिलीन। एनिलीन तो पर जानते होगे तुम, पॉलीएनिलीन ये है जो है आपके कुछ ऐसे अर्धचालक। इसमें जब बेसिकली इस्तेमाल होता है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, या इस यहाँ हम अपने लेवल पे जो पढ़ते हैं, करा जी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ते यहाँ पे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमारा फोकस होता है तात्विक, सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम अध्ययन करते हैं। इसमें हम बेसिकली ज़्यादातर केस में सिलिकॉन ही लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का व्यवहार लगभग एक जैसा होता है। एक चीज़ ऐसी होती है जिसे कहते हैं रिक्त ऊर्जा अस्तर जो होता है, ठीक, ऊर्जा अंतर जो होता है, ऊर्जा अंतराल जिसे कहते हैं, बैंड गैप, तो उसका थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं। ज़्यादातर चीज़ें सिलिकॉन की ही बनती हैं। सिलिकॉन की चीज़ें बनने का मतलब ये होता है कि सिलिकॉन आसानी से उपलब्ध है,
सिलिकॉन की उपलब्धता कहाँ है? कहता ये है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक, सोडियम सिलिकेट, NaSiO3, ये Na2SiO3, सिलिकॉन सोडियम सिलिकेट, इस तरह का। ये कहाँ है? कहता है ये रेत के अंदर जो चीज़ चमकती है वही यही होती है। मिट्टी, रेत, कभी धूप में देखा हो रेत चमकता है, दैट इज वो किसकी वजह से चमकता है? सिलिकॉन की वजह से चमकता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सिलिकॉन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दैट इज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है कि आप इसमें से प्योर सिलिकॉन निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप अच्छे से सिलिकॉन निकाल लेते हैं तो आपके डिवाइस, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, सब चीज़ें अच्छे में बनेंगी। और अगर आप इसमें इम्प्योरिटी छोड़ देते हैं तो उसकी उम्र कम हो जाएगी। यानी वही हो गया, ये चाइनीज़ मोबाइल है भैया, ये सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, बाकी उसमें प्योरिटी कम है, चलेगा ये सब, और ये अच्छी वाला है तो ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। टेक्नोलॉजी महंगी है सिलिकॉन की, बाकी सिलिकॉन महंगा नहीं है, सिलिकॉन तो सस्ता है, सिलिकॉन तो आसानी से मिल जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं साहब, इनमें किस तरीके से हम वर्गीकरण हुआ पता लगा, ठीक, धारा को कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, हमें उस चीज़ के बारे में समझना है। तो अर्धचालक में फाइनल हुआ कि हमें सिलिकॉन या जर्मेनियम के बारे में ही पढ़ना है और उसी की जानकारी हमें लेनी है। अब अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है? अगर हम सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम की बात करें, तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में होता है 2, 8, 4, और जर्मेनियम में भी कुछ ऐसा ही होता है 2, 8, 8, 4। यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तो सिंपल सी बात है, और तुम ये तो केमिस्ट्री में पढ़ते भी होगे दोनों का। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये किस कक्षा में है? तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी ये चौथी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इन इलेक्ट्रॉनों के बारे में लिखूं तो ये हैं किस तरह के, क्या लिखते हैं इन इलेक्ट्रॉन को? इस इलेक्ट्रॉन को क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे आप 3s2 3p2, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक। तीसरी कक्षा में s में 2, p में 2, और इसे क्या लिखेंगे? 4s2 4p2, ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ दूसरी चीज़ ये होती है कि इस चीज़ को थोड़ा सा फैला के देखें तो ये कुछ इस तरीके का मामला है। ऐसा, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है। अगर देखें सामान्यतया इनको दोनों ही में ये ऐसा ही मामला है। ये है s ऑर्बिटल और ये है p ऑर्बिटल। इसका L कितना होता है? 0। इसका L कितना होता है? 1। दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिग्गांशी क्वांटम संख्या। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर संभावनाएं हैं, देखिए कुछ, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे पीछे हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने ऊर्जा स्तरों को बदल सकता है, ठीक। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ऊर्जा स्तरों की संख्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो है 4। ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी है? 2, 2 4, 2 6, 2 8। क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक ऊर्जा स्तर होता है, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक ऊर्जा स्तर होता है, एक एनर्जी लेवल होता है उसका। तो कुल मिला के इसमें 8 जगह हैं, तो ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ऊर्जा स्तरों की संख्या, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारा बेसिक बनेगा पूरे चैप्टर के अंदर। तो ये है 8, ठीक। और ये किसमें है? एक परमाणु में है। चाहे आप इसका एक परमाणु ले लें, चाहे इसका एक परमाणु ले लें, ठीक। अब यहाँ इनमें से किसी भी एक के लिए मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, ठीक।
सिलिकॉन या जर्मेनियम के किसी एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, ठीक, और n परमाणुओं में, अगर n परमाणु ले लूं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4n। केवल बाहरी कक्षा की बात हो रही है, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं हिस्सेदारी करते हैं। कहता है जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं का है वही चालकता में, कुचालकता में, सुचालकता में उसी का महत्व है, तो उसी की बात करो। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले, कहता है इनका क्या करोगे? ये इन पे विचार करने से कोई फायदा नहीं है, इन्हें छोड़ दो, इसी पे व्यवहार और गुण इसी के आधार पर बनाओ। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n परमाणुओं में इतनी हो गई, ठीक। अब कुल ऊर्जा स्तरों की संख्या, कुल ऊर्जा स्तरों की संख्या, ठीक, किसमें? n परमाणुओं में, n परमाणुओं में ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8n, क्योंकि देखिए ऊर्जा स्तरों की संख्या 8 है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, यानी इलेक्ट्रॉन जिन ऊर्जा स्तरों में है उन ऊर्जा स्तरों की संख्या 4 है, और है कुल कितने ऊर्जा स्तर, यानी कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है? वो है 8। देखिए ये रही, इसका मतलब 4n परमाणुओं में, n परमाणुओं में वो ऊर्जा स्तर हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन है, और है कुल कितने? 8 हैं। कहते हैं यहाँ पर मिक्सिंग हो सकती है, यहाँ पर अगर दो परमाणु पास पास आए तो इनमें मिक्सिंग हो सकती है और पुनः वितरण हो सकता है। जब हम कोई ठोस बनाते हैं, किसी ठोस का निर्माण होता है, उसके बारे में सोचते हैं, तो यह वितरण किस प्रकार से हो सकता है, हमें इस बात को देखना है, और यहाँ पर ऊर्जा स्तर किस तरीके से हो सकते हैं, हमें इस बात को देखना है। तो इस बात को समझने के लिए हम पहले इसी चीज़ को पकड़ लें कि हमने क्या माना, हम क्या मान के चले। ये हमने समझ लिया कि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है बाहरी कक्षा में, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक में हैं, 2 p कक्षक में हैं, और कुल संभावनाएं या कुल खाली जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है वह 8 है। तो कुल ऊर्जा स्तर 8 हैं, 4 भरे हैं, 4 खाली हैं। किसी भी एक परमाणु में अगर n परमाणुओं में ले लूँ तो ये गुणा हो जाती है संख्या n से, यानी वह ऊर्जा स्तर जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे 4n है, वह ऊर्जा स्तर जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 8n है। अब यहाँ से आगे हम एक थ्योरी डेवलप करेंगे, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब उसको हमें समझना है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसे छोड़ देते हैं, दैट इज, इस पर एक छोटी सी चीज लिख देते हैं। n परमाणुओं के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं n परमाणुओं के लिए, परमाणुओं में, ठीक, ये चीज बन जाती है। ये कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी 4n, और ये कितनी बन जाएगी? 8n। ये जो कि n परमाणुओं में संख्या इतनी बन गई, ये हमने अच्छे से समझ लिया। और उदाहरण किसका ले लें? मान लीजिए सिलिकॉन के लिए ही ले लेते हैं, क्योंकि एक को ले लेते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम कुछ भी, तो सिलिकॉन के लिए ही हम ले लेते हैं। दैट इज, ये हमारा बेसिक हो गया। इस पर हम सिलिकॉन परमाणुओं पर विचार करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, क्या बनाते हैं अपन? सबसे पहले हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन की सापेक्षिक ऊर्जा का एक स्तर। यानी इधर देखिए, इस तरफ जो बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की सापेक्षिक ऊर्जा, कितनी ऊर्जा है किस इलेक्ट्रॉन के पास, या किस ऊर्जा स्तर में है। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की सापेक्षिक ऊर्जा। इसको हर हाल में समझना है,
ज़बरदस्ती करो दिमाग के साथ, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई ना तो इस चैप्टर तुम्हारा मज़ेदार हो जाएगा। रिलेटिव एनर्जी, जीरो एनर्जी कहाँ पर है हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिख दिया इसको, रिलेटिव एनर्जी लिख दिया, क्योंकि भाई जब जीरो नहीं पता हमें एनर्जी का तो रिलेटिव ही लिखनी पड़ेगी। ठीक, ये आ गई। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं दो परमाणुओं के बीच की दूरी, ये है दो परमाणुओं के बीच की दूरी इधर को बढ़ेगी, इसे मान लेते हैं r, और ये है परमाणुओं के बीच की दूरी। r, ठीक। सबसे पहली जानकारी, जो सबसे बढ़िया जानकारी है, जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो आप ये मानते हैं कि साहब परमाणु का जो आकार है वह एंगस्ट्रम में है। परमाणु का जो आकार है वह एंगस्ट्रम में है, तो जाहिर सी बात है कि दो परमाणुओं के बीच की दूरी भी एंगस्ट्रम में ही होगी। तो यहाँ पर मैं एक दूरी, बीच की दूरी को फाइनल कर लेता हूँ कि साहब कुछ लगभग जो है ये दूरी दो परमाणुओं के बीच की, इसे मान लेता हूँ 3 एंगस्ट्रम, लगभग 3 एंगस्ट्रम ये पाई गई, तो 3 एंगस्ट्रम में ये दूरी है, यानी दो परमाणुओं के बीच की दूरी ये 3 एंगस्ट्रम है। और मोटा मोटा समझने के लिए दो परमाणुओं को यहाँ बुला लेता हूँ, ये दो परमाणु हैं सिलिकॉन सिलिकॉन, और इनके बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, r कह रहे हैं। तो ये इस तरीके से, ताकि अनुमान होता रहे, बढ़ेगी घटेगी होता रहे। ठीक, अब इन दो परमाणुओं को अलग अलग रखते हैं, इन दो परमाणुओं को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं, यानी अभी ठोस में नहीं आई है परमाणु, बिल्कुल अलग अलग हैं, एक यहाँ एक वहाँ, एक दिल्ली में है एक मुंबई में है, दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। अब इनको पास पास लेके आते हैं, तो ये देखा ये औसत दूरी है, जब परमाणु मिल रहे हैं इससे पहले लेके आते हैं, यहाँ ले आते हैं, मान लीजिए यहाँ लेके आते हैं दोनों परमाणुओं को इस जगह पे, तो कुछ ऊर्जा स्तर डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर कुछ ऊर्जा स्तर डिफाइन करते हैं और यहाँ पर कुछ ऊर्जा स्तर डिफाइन करते हैं। इसे कर देते हैं एस ऑर्बिटल, परमाणु के पास वाला, थोड़ी और ऊर्जा स्तर पे चला गया, क्योंकि हम देखते हैं कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की बाहर जाने पर बढ़ती है, तो ये अपेक्षिक ऊर्जा स्तर है ऐसे बढ़ते हुए, तो ये कौन सा पड़ेगा, ये एस ऑर्बिटल पड़ेगा और ये पी ऑर्बिटल पड़ेगा। तो यहाँ पर एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और ऊर्जा स्तर भी कितने हैं, 2, तो कितने हो जाएंगे n परमाणुओं के लिए, एक परमाणु के लिए कितने हैं, 2, n परमाणुओं के लिए कितने, 2, तो क्या लिखेंगे 2n इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2n इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और 2n ही यहाँ पे ऊर्जा स्तर है। तो ये तो बात सिंपल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, 5 पैसे की 25 पैसे की टॉफ़ी से काम चल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी 20-50 रुपए की चॉकलेट की ज़रूरत नहीं है, मदर डेयरी की, सिंपल सी बात है। चलिए ये हो गया है ना। अब इसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और खाली जगह कितनी है, 6, तो ऊर्जा स्तर कितने हैं, एक परमाणु में कितने ऊर्जा स्तर हैं, 6, और परमाणु कितने हैं, n, तो 6n ऊर्जा स्तर हैं पक्का। और लेकिन इलेक्ट्रॉन जिन ऊर्जा स्तरों में भरे हैं वो कितने हैं, 2n इलेक्ट्रॉन है, 2n इलेक्ट्रॉन है, यानी वह ऊर्जा स्तर जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो 2n वाले हैं, और जो खाली हैं वो 6n ऊर्जा स्तर हैं हमारे पास। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास 2n इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, n परमाणुओं में 4n हो जाएंगे, और 8n हमारे पास ऊर्जा स्तर हैं, ब्रैकेट। अब इसकी मिक्सिंग करते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, इसकी मिक्सिंग करते हैं। कह रहा साहब अब ये जो दूरी है ये घटाओ, अब इन दोनों परमाणुओं को साहब पास पास लेके आओ, इन दोनों परमाणुओं को पास पास लेके आ रहा हूँ भाई जी, अब थोड़ा पास ला रहा हूँ, देखो ये पास ले आया मैं, अब देखो ये दूरी घटी कि नहीं घटी, इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी घट रही है, पास 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 लेके आ रहा हूँ। अब ये यहाँ पास पास आए तो कुल मिला के कुछ होने लगा, इलेक्ट्रॉन जो है जो बाहरी कक्षाओं में घूम रहे थे उनके कक्षकों का अति व्यापन होने लगा, मिलने लगे आपस में, ठीक। तो मिलने लगे तो कुछ इस तरह की घटना होने लगी, ऐसे मिला देते हैं साहब, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलने लगा,
सिंपल लगा, जैसे मैंने बना दिया ऐसे बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं। और साहब ये भी इसके नीचे ही चलने लगा, ये भी इसके नीचे ही आया बिल्कुल ऐसे, दोनों का कोई बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है, इस तरीके से होने लगा ये भी। और इसका दूसरा जो ग्राफ है वो यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा ऐसे, और इसका भी यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, ठीक। और यहाँ पर दोनों ऊर्जा स्तरों का अति व्यापन होने लगा। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ऊर्जा स्तरों का अति व्यापन होने लगा साहब। देखो ऊर्जा स्तर मिल गए, इसका सबसे ऊपर वाला ग्राफ ऊर्जा स्तर का, और इसका सबसे नीचे वाला। देखो इसका जो ऊर्जा स्तर है ये वाला 6n का, कह रहा ये वाला है, देखो ये 6n का ऊर्जा स्तर है जिसमें 6n के इलेक्ट्रॉन फैले हैं। ज़रा पकड़ेंगे दिमाग से बच्चों, छोड़ेंगे नहीं, हम किसी हाल में भी छोड़ेंगे नहीं सर। ये 6n का ऊर्जा स्तर है, ये रहा, ठीक। और ये 2n का ऊर्जा स्तर है, ये 2n का ऊर्जा स्तर है। देखो ये सब जो 2n का ऊर्जा स्तर है, ठीक। अब जरा देखो कि यहां पर अति व्यापन हो रहा है कि नहीं। ये देखो ये अति व्यापन हो रहा है कि नहीं, यहां पे ये अति व्यापन हो रहा है। देखो ऑर्बिटल का या कक्षकों का अति व्यापन है, ये देखो, ये रहो क्या हो रहा है, ये हो रहा है अति व्यापन। ये देखो ये हो रहा है अति व्यापन, यानी यहाँ पे पता नहीं चलेगा ये इलेक्ट्रॉन कौन से वाला है, ठीक। कुल मिलाकर यहाँ सब कुछ मिक्सिंग में आ जाएगा। उसके बाद करे और दूरी घटाओ, दूरियां और घटाओ, करे पुनः ये रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पर ये जो 8n है ये पूरी तरह से 4n में बट जाएगा, और आपके चारों इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे वाले स्तर पे आ जाएंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन चले गए, कुछ यहाँ से आ गए, कुछ पता नहीं चल रहा है, अति व्यापन हो रहा है, ठीक। अब थोड़ा और इधर बढ़े, यहाँ आ गए, देखो यहाँ पे इस जगह पे आ गए मान लीजिए, ठीक। यहाँ पे, ठीक। कह रहा यहाँ पे, यहाँ जाने पर ये बिल्कुल अलग अलग हो गया मामला, ठीक। यहाँ इस जगह पे अगर आए तो 4n इलेक्ट्रॉन हो गए और 4n ही ऊर्जा स्तर हो गए साहब, सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ गए। यहाँ पे आने पर, यहाँ जब और पास आए तब ऐसा हुआ, और यहाँ पर साहब इस लेवल से ऊपर 4n ऊर्जा स्तर हो गए, और साहब 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि सारे के सारे ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन परमाणु को बहुत 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 पास लाए, यहाँ आके सेपरेट हो गया। और यहाँ पर जो बीच में गैप तैयार हुआ, कह रहा है ये जो बीच में गैप है, देखिए ये बीच में गैप तैयार हुआ, कह रहा ये है Eg, और इसका नाम है ऊर्जा अंतराल। ये ऊर्जा अंतराल है, ये यहाँ पर ऊर्जा के स्तर पर दिखाई दे जाएगा, ये ऊर्जा अंतराल है, ठीक। तो मेरी नज़र में या मेरे अनुभव में या मेरी उम्मीद में ये है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सीधी सी भाषा है, सरल सी बात है। तो कुल मिला के यह जो दूरी है यहाँ पर ये अलग अलग हो गए, कहता है यहाँ पर आते आते ठोस बन गया, यहाँ पर सघन या ठोस पदार्थ बन चुका है, ठोस की संरचना यहाँ पर सेट हो चुकी है, और ये R कम से कम है, R निम्नतम है, निम्नतम सबसे कम R है ये, और यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है। यानी अगर अब आप नाम देना चाहते हैं बैंड, व्हाट इज द बैंड, कह रहा यहाँ पर जहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसका नाम देना चाहते हैं तो इसका नाम देंगे,
ये संयोजी इलेक्ट्रॉन का बैंड है, ठीक। इसे क्या कहेंगे, इस बैंड को जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है, कहता है ये है संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड। बैंड मतलब बैंड बाजे वाला बैंड नहीं और साहब ये ऊर्जा स्तर है जो अंतराल है, और ये है चालन बैंड। यानी यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो वह चला जाएगा, घूमेगा, मौज करेगा, आज़ादी मिल जाएगी उसको, ठीक। तो ये है चालन बैंड, ये चालन बैंड है। कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड, ठीक। सिंपल हो गई बात। इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। फिर मिलते हैं दोबारा, मैं और आप। बाय।